हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के साइंस के, और जैसे कि आप लोग जानते हैं चैप्टर 4 आपका यहाँ पर चल रहा है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। कार्बन एवं उसके यौगिकों के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जिसमें आपने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। रिवीजन चूंकि आपका यहाँ पर चल रहा है, तो हमने कोवेलेंट बॉन्ड से स्टार्ट किया था कि सहसंयोजी आबंध क्या होते थे। आपने बोला मैम कोई भी जो दो परमाणु होते हैं जब उनके बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, तो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के कारण जो बंध बनते हैं उनको आपका सहसंयोजी आबंध या कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है। ठीक है ना। यहाँ पर कार्बन के नेचर को समझने का प्रयास किया गया था, जिसमें कि हमने देखा कार्बन में चूंकि 6 उसका परमाणु क्रमांक है, तो उसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वो 4 इलेक्ट्रॉन को ना तो वो 4 और इलेक्ट्रॉन किसी से ग्रहण कर सकता है अष्टक को पूर्ण करने के लिए, ना ही वो 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दान कर पा रहा है। तो उस केस में वो क्या करेगा, उन 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है। जहां पर इलेक्ट्रॉन युग्मों की साझेदारी होती है और उनके कारण बंध बनते हैं, तो वो कोवेलेंट बॉन्डिंग कहलाता है। ओके, देन आपने कोवेलेंट बॉन्डिंग के टाइप्स पढ़े थे, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्डिंग। जहां पर एकल सहसंयोजी आबंध या सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड ऐसा बॉन्ड है जहां पर एक इलेक्ट्रॉन युग्म की यानी एक इलेक्ट्रॉन पेयर की साझेदारी होगी। डबल कोवेलेंट बॉन्ड या द्विसहसंयोजी आबंध ऐसा सहसंयोजी आबंध है जहां पर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर की साझेदारी होगी। और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड यानी कि त्रिसहसंयोजी आबंध ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड है जहां पर की 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स की साझेदारी होगी। ओके, देन इसके बाद इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हमने यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल की देखी थी, जैसे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल H2 की हमने देखी, CH4 मीथेन का मॉलिक्यूल था, इसका देखा। इसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ CO2 मॉलिक्यूल की, कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसी होती है। और यहाँ पर H2S यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड का आप लोगों ने देखा, और H2O का आप लोगों ने देखा। फिजिकल प्रॉपर्टीज की हम लोगों ने बात की थी। ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बन की बात हो रही है, तो कार्बन से जो बने हुए कंपाउंड्स हैं या जिनमें कार्बन प्रेजेंट होता है उनको आपका क्या कहा जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। तो उन कार्बनिक यौगिकों के भौतिक गुण क्या क्या होते हैं, तो भौतिक गुणों में हमने बात की थी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स की। तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स उनके कैसे होते हैं, लो होते हैं, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहां पर देखने को आपको मिलता है। ठीक है ना। इसके अलावा पुअर कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, क्योंकि उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स और फ्री आयंस वहां पर प्रेजेंट नहीं होते हैं। ओके, कुछ कंपाउंड्स के आपने मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर देखे थे। ओके, कार्बन क्या पर रूप पड़ा था, ग्रेफाइट, डायमंड, फुलरिन की बात की थी। 3 फॉर्म में कार्बन एग्जिस्ट करता है। डायमंड जहां पर कि कार्बन का एटम क्या है, 4 अन्य कार्बन के एटम से जुड़ा हुआ है और एक प्रकार की 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर का निर्माण कर रहा है। हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है आपका, जिसका यूज है रॉक कटिंग में, ज्वेलरी मेकिंग में, ऑर्नामेंट्स बनाने में। तो इस प्रकार से डायमंड के बारे में पढ़ा था। ग्रेफाइट के बारे में भी आपने पढ़ा, जहां पर एक कार्बन का एटम 3 कार्बन के अन्य एटम से बॉन्डिंग कर रहा है, वो ग्रेफाइट की संरचना वैसी होती है। और तीसरा आपका बर्क मिस्टर फुलरिन के नाम पर, फुलरिन जो तीसरा टाइप है आपका यहाँ पर, उसके बारे में आप लोगों ने बात की, जहां पर एक क्लस्टर में आपके 60 एटम्स पाए जाते हैं। इस तरह से हमने क्या देखा, स्फेरिकल मॉलिक्यूल इसका बनता है। देन हमने सर्वतोमुखी प्रकृति की बात की, जिसमें कैटेनेशन और आपका टेट्रावेलेंट नेचर हमने देखा कार्बन का। कार्बन क्योंकि सर्वतोमुखी प्रकृति में हमने पढ़ा, कार्बन बहुत बड़ी संख्या में कार्बन के यौगिक बनाता है, और ये किस वजह से है, ये उसके टेट्रावेलेंट नेचर की वजह से है और श्रृंखलन के गुण के कारण है, यानी कैटेनेशन की जो प्रॉपर्टी उसकी है उसके कारण। ओके, कैटेनेशन की प्रॉपर्टी है कि कार्बन अपने ही परमाणु से जुड़ने की, अपने ही कार्बन के अन्य परमाणु से जुड़ने की क्षमता रखता है, साझेदारी करता है इलेक्ट्रॉनों की, कोवेलेंट बॉन्डिंग वहां पर करता है। इसके अलावा टेट्रावेलेंट नेचर है कि 4 उसकी संयोजकता है, 4 संयोजकता को पूरा करने के लिए वो क्या करेगा, 4 अन्य परमाणुओं से एकल बंध बनाएगा, कहीं पर द्विआबंध बना सकता है, कहीं पर त्रिआबंध बना सकता है, यानी मल्टीपल बॉन्ड्स फॉर्म कर सकता है। इस तरह से वो क्या कर रहा है, अलग अलग यौगिक बना रहा है। ओके, हाइड्रोकार्बन में हमने सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ा। सैचुरेटेड में जहां हमने एल्केन्स की बात की, जिनका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 था, और हमने बोला यहाँ पर आपके कार्बन कार्बन के बीच आपको एकल बंध बनते हुए दिखेंगे। वहीं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनको कहा जाता है, उसमें 2 आए थे आपके, एक एल्कीन दूसरा एल्काइन। एल्कीन में आपने बोला कार्बन और कार्बन का दूसरा परमाणु डबल बॉन्ड से जुड़े हुए होंगे, जबकि एल्काइन में आपका कार्बन
दूसरे कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होगा। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल भी दिए गए हैं। साथ ही एल्कीन के लिए आपका जनरल फॉर्मूला CnH2n और जबकि एल्काइंस के लिए CnH2n-2 आता है। ओके, चलिए फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात करते हैं। फंक्शनल ग्रुप क्या है? अभी तक आपने हाइड्रोकार्बन्स की बात की, ठीक है। अब हाइड्रोकार्बन्स में या किसी भी कार्बनिक यौगिक में कोई परमाणु या परमाणुओं का समूह ऐसा होता है जो उस पूरे मॉलिक्यूल के रासायनिक गुणों का निर्धारण करता है, तो वही आपका क्या कहलाता है? फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। मैंने क्या बोला? कोई भी मॉलिक्यूल यौगिक है, उस यौगिक में कोई एटम यानी कि कोई परमाणु या परमाणुओं का समूह ऐसा होगा जो कि उस पूरे मॉलिक्यूल के जो रासायनिक गुण होंगे उनका निर्धारण करेगा कि किस प्रकार से इसके रासायनिक गुण होंगे, यानी किससे किस तरह से रिएक्ट करेगा, क्या प्रोडक्ट बनाएगा। ये सब उस एटम और एटम, अगर ग्रुप ऑफ एटम है, उस पर डिपेंड करता है। तो वो एटम या ग्रुप ऑफ एटम ही क्या कहलाएगा? फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा, यानी क्रियात्मक समूह या प्रकार्यात्मक समूह जिसे कहा जाता है। ओके, चलिए। सो एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम present in a molecule which largely determines its chemical properties are called functional groups. Okay? क्या कहा गया? किसी अणु में उपस्थित परमाणु या बंधों का वह विशिष्ट समूह जो उस कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुणों का निर्धारण करता है, प्रकार्यात्मक समूह यानी फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। ओके, तो जल्दी से नोट करेंगे फिर आगे चलेंगे। चलिए, अब कितने प्रकार के क्रियात्मक समूह होते हैं? बहुत सारे प्रकार के होते हैं। कुछ मुख्य फंक्शनल ग्रुप या मुख्य क्रियात्मक समूहों की बात आप यहाँ पर करेंगे। हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपका एक होता है, OH जिसे कहा जाता है। कार्बनिक यौगिक में, किसी कार्बनिक यौगिक में आपको OH दिख रहा है तो इसका मतलब यह है OH आपका फंक्शनल ग्रुप है, जो कि क्या है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिसे कहा जाता है। एल्कोहल भी आप इसको लोगों को इसको कहते हैं। ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग OH ग्रुप आर नोन एज एल्कोहल्स। ठीक है, जो भी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनमें OH यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, उनको आप लोग जनरली क्या कहते हैं? एल्कोहल्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिथेनॉल CH3OH, इथेनॉल CH3CH2OH एक्सेट्रा। ठीक है, तो बेसिकली है क्या? ये एक हाइड्रोकार्बन है, एल्काइल समूह एक, और उसमें OH जुड़ा हुआ है। तो उन्होंने क्या बोला? ये जो है एटम या ग्रुप ऑफ एटम, यहाँ पर कितने एटम है? 2 है, तो ग्रुप ऑफ एटम आप बोल सकते हो OH है ना, और ऑक्सीजन का एटम है, एक आपका हाइड्रोजन का एटम है। तो ये OH जो है वो इस पूरे मॉलिक्यूल की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी उनको डिटरमिन करेगा, यानी कि किस प्रकार से ये किसी भी तत्व से, यौगिक से अभिक्रिया करेगा, किन किन परिस्थितियों में, ये डिपेंड करता है इस OH पर। तो यही क्या है? यही आपका क्रियात्मक समूह है या फंक्शनल ग्रुप है। ओके, देन सेकंड वन इज एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप आपका होता है CHO। किसी भी कार्बनिक यौगिक में अगर CHO लगा हुआ है, दैट मीन्स ये क्या है? ये एक एल्डिहाइड। ओके, सो ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग CHO ग्रुप आर नोन एज एल्डिहाइड। जिन भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में CHO जुड़ा रहता है उनको एल्डिहाइड कहा जाता है। मीथेनल, इथेनल, ये सब क्या है? ये एल्डिहाइड है आपके। ओके, क्योंकि इनमें CHO ग्रुप है। ओके, देन कीटोन ग्रुप, CO ग्रुप होता है। इसमें होता क्या है? CO के दोनों साइड में आपके, कार्बन के दोनों साइड में आपके एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए होते हैं। ओके, और C के साथ डबल बॉन्ड O। ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ा हुआ है? कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से ये, और इधर से आपका एक एल्काइल ग्रुप आएगा, इधर से भी आपकी एक एल्काइल ग्रुप आएगी। ओके, तो ये आपका कीटोनिक ग्रुप होता है। सो ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग CO ग्रुप फ्लैंक्ड बाय 2 एल्काइल ग्रुप्स आर नोन एज कीटोन्स। फॉर एग्जांपल प्रोपेनॉन। तो प्रोपेनॉन में क्या है? CO बीच में है। इसका हम किस तरह से लिख सकते हैं? यहाँ पर CH3 डबल बॉन्ड O, इस तरह से इसको लिखा जाएगा। क्लियर? क्योंकि 3 कार्बन है, 1 2 3, तो प्रोप आ जाएगा, प्रोप लिखते हैं हम लोग। और तीनों कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं आपस में, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, तो एन आ जाएगा, प्रोपेन हो गया। और नोन क्या बता रहा है आपको? कि यहाँ पर CO, एक कार्बन जो है वो किसका है? वो कीटोनिक ग्रुप का है, CO। ओके, तो प्रोपेनॉन इसका नाम हो गया। देन
नेक्स्ट है आपका कार्बोक्सिल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड भी इसको कहा जाता है, COOH अगर आपको कहीं पर लगा हुआ दिख रहा है तो वो कार्बोक्सिल ग्रुप है। ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स containing a carboxyl group COOH, hence they are also called carboxylic acid. For example, ethanoic acid, propanoic acid, etc. Okay, जहां पर भी ऑर्गेनिक एसिड जो भी आपके हैं जिनमें कार्बोक्सिल ग्रुप रहता है उनको आपका क्या कहा जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहा जाता है। जैसे इथेनोइक एसिड है आपका तो यहाँ पर COOH है, ये आपका एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये प्रोपेनोइक है, इसमें भी आपका COOH ग्रुप है, तो ये भी आपका क्या हो गया, एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, एक कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। देन हेलोजन ग्रुप, अब ग्रुप 17 के जो एलिमेंट है आपके हेलोजन, वो हेलोजन भी आपके एक किसकी भांति कार्य करते हैं, फंक्शनल ग्रुप की तरह कार्य करते हैं यहाँ पर। तो जिसमें आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की बात करते हैं। सो द एल्केन्स इन विच one or more than one hydrogen atom is substituted by X means halogen are known as haloalkanes। तो एल्केन होगा कोई आपका इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इनमें से कोई होगा, उनमें एक हाइड्रोजन हट करके जब आपका क्या जुड़ जाएगा, कोई भी, एक्स का मतलब क्या है, कोई भी आपका हेलोजन जुड़ रहा है तो उसको हेलो एल्केन कहा जाता है। हेलो किसके लिए वर्ड यूज हो रहा है, इनमें, इनके लिए यूज हो रहा है, ग्रुप 17 के एलिमेंट्स के लिए। ठीक है, हेलो का बेसिकली मतलब होता है जो सॉल्ट बनाने वाले आपके एलिमेंट्स होते हैं। ओके, चलिए, तो क्या कहा गया यहाँ पर, सपोज हम मीथेन ले ले तो मीथेन में क्या है, CH4 होता है मीथेन। ओके, आप कह रहे हो कि इसमें हमने क्या करना है, देखो कार्बन की वैलेंसी है 4, 4 हाइड्रोजन है इस पे जुड़े, इसके साथ कोवेलेंट बॉन्डिंग बना रहे हैं। तो हमने क्या कहा, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है कोई भी हेलोजन। ठीक है, सपोज Cl ने कर दिया, यानी क्लोरीन ले, यहां पर आपका क्या आ गया, यहां पर आपका क्लोरीन आ गया। तो यहाँ पर आपका Cl ने क्या कर दिया, एक H को क्या कर दिया, वहां से सब्स्टिट्यूट आप बोल सकते हो, या डिस्प्लेस कर दिया, रिप्लेस कर दिया। तो इस तरह से जो अब बना है ये था एल्केन ही है आपका, लेकिन इसमें हेलो एक जुड़ गया है या हेलोजन जुड़ गया है, इसलिए इसको क्या कहा जा रहा है, हेलो एल्केन कहा जा रहा है आपका। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्लोरोमीथेन, तो ये क्लोरोमीथेन ही है, CH3Cl, C123H है, CH3 हो गया और Cl, ये क्लोरोमीथेन। ठीक है, ब्रोमोमीथेन में क्या हो जाएगा, Cl की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा। आयोडोमीथेन में क्या होगा, आयोडीन आ जाएगी। फ्लोरोमीथेन में F आ जाएगा आपका। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर लेंगे, फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ लेंगे। बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, कुछ मेन फंक्शनल ग्रुप्स हैं ये जो आपके सिलेबस में है, तो उनके बारे में हम लोगों ने बात की है, तो इनको नोट कर लेंगे जल्दी से, फिर हम लोग आगे चलेंगे। ओके, चलिए, तो ये फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात हो गई, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बात हो गई। अभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ साथ हम लोग बात करेंगे होमोलोगस सीरीज पे। होमोलोगस सीरीज क्या होती है, तो ऑर्गेनिक सजातीय श्रेणी भी इनको कहा जाता है। कोई भी जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वहां पर आपको एक सीरीज ऐसी दिखती है जिनका होता है, जो आपके फंक्शनल ग्रुप है वो समान होता है। डिफरेंस आपको होमोलोगस सीरीज के जो सक्सेसिव मेंबर्स होते हैं, एक के बाद एक क्रम में जो मेंबर्स आएंगे, उनके बीच में एक CH2 यूनिट यानी 14 मास यूनिट का डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर होमोलोगस सीरीज, सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड कार्बनिक यौगिकों की ही एक श्रेणी है, जहां पर आपका क्या होगा, हैविंग द सेम फंक्शनल ग्रुप, क्या होगा, एक समान आपका फंक्शनल ग्रुप होगा, यानी क्रियात्मक समूह, एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। क्यों, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप समान है। अगर भाई हम दो कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं, दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन दोनों में फंक्शनल ग्रुप सेम है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज तो दोनों की ही सेम होगी। लेकिन यहाँ पर हम होमोलोगस सीरीज की बात कर रहे हैं, तो वो सीरीज के जितने भी मेंबर्स होंगे उनके पहली चीज यानी कि फंक्शनल ग्रुप समान होगा। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप समान है, दैट मीन्स केमिकल प्रॉपर्टीज आपकी सेम होंगी। ओके, केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, तो डिफरेंस किसमें आएगा, डिफरेंस जब आप सक्सेसिव मेंबर्स को देखते हैं, एक के बाद एक क्रम में जो मेंबर्स आएंगे, सदस्य आएंगे उस श्रेणी के, उनमें एक CH2 यूनिट का डिफरेंस देखने को मिलेगा। यानी जब आपने पहले को देखा, पहले मेंबर को, और उसके बाद जो दूसरा मेंबर आएगा, उस दूसरे मेंबर में एक CH2 यूनिट अधिक होगी, यानी एक कार्बन और दो हाइड्रोजन अधिक होगी। तो एक कार्बन और दो हाइड्रोजन के टोटल एटॉमिक जो आप मॉलिक्यूलर मास की गणना करेंगे, 14 आएगा।
कार्बन का 12 और 2 हाइड्रोजन का 2, 12 और 2 14 हो गया। तो 14 मास यूनिट का डिफरेंस देखने को मिलेगा। यानी जो सेकंड मेंबर है आपका, फर्स्ट मेंबर तो ही है ही, लेकिन जो सेकंड मेंबर आएगा उसका 14 मास अधिक होगा। 14 मास, 14 यू आप बोल सकते हो, 14 AMU, कुछ भी आप कहें, वो उतना अधिक होगा उसका मास। ओके, सो एंड सक्सेसिव मेंबर differ by CH2 unit or 14 mass unit are known as homologous series. Okay, characteristics of homologous series, characteristics क्या है, यानी विशेषताएं आपकी क्या है यहाँ पर? The successive members in homologous series differ by CH2 unit, CH2 यूनिट से आपका क्या है, एक दूसरे से भिन्न है ये, एंड और 14 मास यूनिट members of given homologous series have same functional group। ये तो हमने सबसे पहले ही बात कर दी थी कि होमोलोगस सीरीज में फंक्शनल ग्रुप समान होंगे। ओके, देन ऑल मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज शोइंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। ऑब्वियस सी बात है, तो जब फंक्शनल ग्रुप समान है तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी समान होंगी। समजातीय या सजातीय श्रेणी जिसे कहा जाता है यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह या क्रियात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, उसे सजातीय श्रेणी कहते हैं। ओके, तो इस तरह से आप सजातीय श्रेणी के बारे में लिख लेंगे। एग्जाम्पल्स की बात करेंगे तो एग्जाम्पल क्या है, ठीक है ना। देखिए, अगर मैं बात कर रही हूं, हमने मीथेनॉल एक कंपाउंड लिया था जब हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप पढ़ रहे थे, CH3OH, ये मीथेनॉल है। अगर हम इसकी होमोलोगस सीरीज देखते हैं, दैट मीन्स कि इसकी होमोलोगस सीरीज में सबका फंक्शनल ग्रुप OH ही होगा। क्लियर। इसके बाद जो दूसरा मेंबर आएगा उसका भी OH होगा, फिर OH OH OH, इस तरह से। ओके, देन डिफरेंस किसका आएगा, एक CH2 यूनिट का आएगा, वो भी सक्सेसिव मेंबर के बाद। सक्सेसिव का मतलब क्या आता है, क्रम में जब हम देखते हैं एक के बाद दूसरा। तो पहला ये है, पहले के बाद दूसरा जो आएगा उसमें एक CH2 यूनिट अधिक होगी, CH3 CH2OH। ये CH2 एक्स्ट्रा है, अदरवाइज ये CH3OH ही है। समझ रहे हैं ना। इसके बाद CH3 CH2 CH2। अगर हम इस CH2 को ना देखें तो ये ऊपर वाले के ही समान है। सक्सेसिव मेंबर्स की बात की जा रही है, यानी एक के बाद दूसरा जो आएगा क्रम में, पहले के बाद दूसरा, पहले और दूसरे में हमने CH2 यूनिट का डिफरेंस देखा, दूसरे और तीसरे में भी ये CH2 यूनिट एक्स्ट्रा है। इसी प्रकार इसमें भी आपका क्या आ जाएगा, एक CH2 यूनिट एक्स्ट्रा आ जाएगी। ओके, चलिए, तो ये क्या हो गई, ये एक होमोलोगस सीरीज हो गई एल्कोहल की। नोट करेंगे इसे जल्दी से। तो ये होमोलोगस सीरीज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड है जब, तो कुछ ना कुछ उनको नाम दिया जाएगा। IUPAC ने, जिससे मैंने आपको पहले भी, क्योंकि रिवीजन चल रहा है तो रिवीजन में हम कुछ कुछ पॉइंट्स पर, मेन पॉइंट्स पर बात करेंगे। बाकी तो आपने चैप्टर पढ़ ही रखा है और आप लोग घर में भी इसे अच्छे से रिवाइज करेंगे। यहाँ पर हमने IUPAC के जो रूल्स थे उनके अकॉर्डिंग नामकरण करने का प्रयास किया और नामकरण किया हमने कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, तो वही हम यहाँ पर देखेंगे। सो इट इज डिफिकल्ट टू रिमेंबर मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स बाय देयर इंडिविजुअल नेम, कॉमन नेम, thus to systemize the nomenclature of organic compounds. IUPAC, that is International Union of Pure and Applied Chemistry, has given certain rule which is as follows. Okay, ये पॉसिबल नहीं है कि जब हम कह रहे हैं कि कार्बन अकेले ही मिलियंस में आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाता है, तो उन लाखों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी कि कार्बनिक यौगिकों का इंडिविजुअल नाम, एक एक का नाम याद रखना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए क्या किया IUPAC ने, जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वो सब कुछ केमिस्ट्री का देखते हैं, यानी कि कौन सी नई थ्योरी आई, कौन सा एलिमेंट डिस्कवर किया गया, कौन सी नई चीज यहाँ पर पता चली, कौन सा नया रूल बना है,
कौन से नए मॉडल्स आए हैं, ये सब वो देखते हैं। तो उन्होंने ही IUPAC ने कुछ रूल्स बनाए, जिन रूल्स के बेसिस पर अब क्या होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण किया जाएगा, यानी कि उन्हें नाम दिया जाएगा और फिर आपको पता चलेगा कि हाँ ये कौन सा कंपाउंड है। ओके, तो बहुत सारे रूल्स हैं जिनमें हम पहले रूल की बात करते हैं, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन दी कंपाउंड। कंपाउंड में कितने कार्बन एटम्स हैं, सबसे पहले वो आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, आपको जो कंपाउंड दिया गया है उसमें कार्बन के परमाणुओं की संख्या कितनी है, उनकी पहचान करनी है, जिसमें से भी आपको क्या करनी है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुननी है, क्योंकि ब्रांच में आपका कंपाउंड हो सकता है कि ब्रांच में कार्बन एटम जुड़े हुए हैं, तो वहां पर सबसे लंबी श्रृंखला चुननी है, वो भी ऐसी श्रृंखला जिसमें आपका हाईएस्ट प्रायोरिटी का फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ। अब ये हाईएस्ट प्रायोरिटी क्या होती है, आपको मैंने वरीयता क्रम दिखाया था फंक्शनल ग्रुप का, यहाँ पर आपने कुछ मेन फंक्शनल ग्रुप्स की बात की थी, उनमें से कुछ आपकी अधिक वरीयता के होते हैं, कुछ कम वरीयता के होते हैं। तो उस सीरीज में जो ऊपर है उसकी वरीयता अधिक है और जो नीचे है उनकी वरीयता क्या है, कम है। ओके, तो जो भी हाईएस्ट प्रायोरिटी का फंक्शनल ग्रुप वहां पर जुड़ा हुआ होगा, आप क्या करेंगे, उसी चेन को, जिस चेन से वो जुड़ा हुआ है उसी को आपने पैरेंट चेन चुनना है। ठीक है, जनक श्रृंखला जिसको आप कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको सीरीज दी गई है जहां पर फंक्शनल ग्रुप का की वरीयता बताई गई है। सबसे ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड है, यानी कि हाईएस्ट प्रायोरिटी, उच्च वरीयता का आपका वो फंक्शनल ग्रुप यानी कि क्रियात्मक समूह है। उसके आने वाले सभी फंक्शनल ग्रुप्स आपके क्या होंगे, निम्न वरीयता के होंगे। तो वरीयता आपको किसको देनी है, कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि दो फंक्शनल ग्रुप अगर वहां पर हैं तो दोनों फंक्शनल ग्रुप में से आपको ये देखना है कि COOH कौन से वाली चेन में आ रहा है, उसी चेन को आप क्या मानेंगे, पेरेंट चेन मानेंगे। क्लियर है, चलिए सबसे पहले ये आप लोग नोट कर लेंगे जिसमें फंक्शनल ग्रुप की वरीयता को बताया गया है। साथ ही प्रीफिक्स में, यानी कि पहले जब उनका नाम लिया जाएगा, जब वो कम वरीयता में होंगे तब उनको क्या कहा जाएगा, और जब वो सफिक्स में जाएंगे यानी अधिक वरीयता में जाएंगे तो तब उनको क्या कहा जाएगा। ओके, चलिए नोट करिए जल्दी से। चलिए, तो फर्स्ट रूल हमारा क्या है यहाँ पर कि हमको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुननी है, और जैसे मैंने आपको वरीयता क्रम दिखाया फंक्शनल ग्रुप का, तो जो हाईएस्ट प्रायोरिटी का फंक्शनल ग्रुप है वो आपको क्या करना है, देखना है कौन सी चेन में आप वो आ रहा है, आपका आ रहा है, और साथ ही उस चेन में कितने कार्बन एटम्स है ये भी आपको देखने। ओके, तो इस तरह से आप पेरेंट चेन को चूज कर लेंगे और पेरेंट चेन के अकॉर्डिंग आपका पेरेंट नेम बनेगा, और वो नेम किस पर डिपेंड करेगा, आपका सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, जितने कार्बन एटम्स वहां पर प्रेजेंट है उस चेन में, उसके आधार पर आप उसको एक वर्ड रूट देंगे, या वर्ड रूट नेम भी आप इसको कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे एक कार्बन एटम है तो उसके लिए मिथ, दो कार्बन के एटम है तो इथ, तीन कार्बन के एटम है तो प्रोप, चार है तो ब्यूट, पांच है तो पेंट, छह के लिए हेक्स, सात के लिए हेप्ट आता है, आठ के लिए ऑक्ट आता है, 9 के लिए आपका नॉन आता है, और 10 के लिए डेका आता है। तो इस प्रकार से आप वर्ड रूट तैयार करेंगे। ओके, कोई भी जब आप IUPAC में ऑर्गेनिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करेंगे तो सबसे पहले प्रीफिक्स लिखते हैं, जो कम वरीयता के फंक्शनल ग्रुप है या कुछ आपके सब्स्टिट्यूएंट के रूप में होता है तो हमेशा प्रीफिक्स में जाते हैं। वर्ड रूट आएगा जो आपको इसके बारे में बताएगा कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, देन आपका सफिक्स आएगा लास्ट में जो कि आपको हाईएस्ट प्रायोरिटी का फंक्शनल ग्रुप बताता है कि आपको वहां पर हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है उन सभी फंक्शनल ग्रुप में। ओके, तो यहाँ पर सारे रूल्स हम आने वाले सेशंस में एक एक करके डिस्कस करेंगे। फिर कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम नॉमेनक्लेचर भी करेंगे जैसे कि हमने पहले भी किया है, तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। मैं आपको आने वाले सेशन में कुछ क्वेश्चंस भी करूंगी। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।